हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री और बुक का नाम है आपका समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे पार्ट 1। ठीक है, तो इसका हम करने वाले हैं चैप्टर 2 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, इसमें हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक के लास्ट में होते हैं वो तो हमने रखा ही है, उसको सॉल्व तो किया, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किया जो चैप्टर के शुरू में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद होल चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर से भी क्वेश्चन निकाल के दिया है, क्योंकि आपके जो पेपर जो इस टाइम पर आए थे आपका, अगर आपने ध्यान दिया होगा, एनुअल एग्ज़ाम हो चाहे आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो, उन सब में क्या हो रहा है कि अब क्वेश्चन आपके बीच चैप्टर के बीच से भी पूछे जा रहे हैं, सिर्फ लास्ट के टेक्स्ट जो रहते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के लास्ट में वो वाले ही नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको दोनों तरीके से अपना तैयारी करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसी हिसाब से हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। मिड टर्म और एनुअल एग्जाम पिछले साल का आपने देखा होगा, तो उसमें ऐसे ही हुआ है, आपकी बुक से भी क्वेश्चन बीच से आए हैं जो कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़ किया, इसलिए उसको देखते हुए हमने दोनों किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं पहले वो हम करेंगे, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और बुक में से जो बीच से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने आपके लिए बनाया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य की राजनीतिक रणनीतियों की तुलना कीजिए, इनमें क्या समानताएं और भिन्नताएं थी। तो चलते हैं पहले समानताएं में। दोनों ने साम्राज्य विस्तार के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया और प्रशासन को अपने नियंत्रण में केंद्रीकृत रखा। ठीक है, भिन्नताएं क्या हैं? तो दिल्ली सल्तनत के शासक स्थानीय राजाओं के प्रति कठोर थे। इसके विपरीत मुगलों, विशेषकर अकबर ने कूटनीतिक और वैवाहिक संबंधों में राजपूतों को आदि के साथ मिलकर एक अधिक स्थिर और मिलनसार शासन स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, विजयनगर साम्राज्य और अहोम साम्राज्य जैसे अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक समय तक पराजित होने से कैसे बच सके? उनकी सफलता में किन भौगोलिक, सैन्य और सामाजिक कारकों का योगदान था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, इन साम्राज्यों को उनके भूगोल, विजयनगर की पहाड़ियाँ और अहोम के घने जंगल व नदियाँ से प्राकृतिक सुरक्षा मिली। विजयनगर की मजबूत घुड़सवार सेना और अहोमों की छापामार युद्ध गुरिल्ला नीति का पाइक प्रणाली अनिवार्य जनसेवा उन्हें लंबे समय तक अजेय बनाए रखा, मतलब वो जीतते रहे लंबे समय तक। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपका बच्चों, कल्पना कीजिए कि आप अकबर या कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान हैं। अपने किसी मित्र को पत्र लिखकर वहाँ की राजनीति, व्यापार, संस्कृति और समाज का वर्णन कीजिए। तो उत्तर चलते बच्चों, अकबर के दरबार से हमने ले लिया है इसमें। तो मित्र, यहाँ राजनीति स्थिर है और मनसबदारी व्यवस्था के से शासन सुचारू है, समाज के शांति होने के व्यापार फल फूल रहा है, इबादत खाने में सभी धर्मों के विद्वान चर्चा करते हैं और 16 एक कुल की नीति से समाज में हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारे से रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रश्न नंबर 4 है आपका, अकबर जो अपनी युवावस्था में क्रूर विजेता था, कुछ वर्षों बाद कैसे सहिष्णु और दयालु हो गया? ऐसे परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर है, इस बदलाव के मुख्य कारण सूफी संतों की संगति, इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा, राजपूतों से वैवाहिक संबंध थे। अकबर समझ गया था कि भारत जैसे विशाल देश पर केवल ताकत से नहीं बल्कि लोगों का प्रेम जीतकर ही लंबे समय तक राज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपका, यदि प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा इसका बच्चों, यदि विजयनगर जीता तो उसकी सुंदर राजधानी हम्पी का विनाश नहीं होता और दक्कन के सुल्तानों का विस्तार रुक जाता। दक्षिण भारत के में विजयनगर बड़ी शक्ति बना रहता, जिससे मंदिर निर्माण, मूर्ति कला और क्षेत्रीय साहित्य को लगातार शाही संरक्षण मिलता और सांस्कृतिक विकास बिना रुके जारी रहता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 है आपका, प्रारंभिक सिख पंथ द्वारा प्रचारित अनेक मूल्य जैसे समानता, सेवा और न्याय आज भी प्रासंगिक है। इनमें से किसी एक मूल्य का चयन कीजिए और चर्चा कीजिए कि यह समकालीन समाज में कैसे प्रासंगिक है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर है बच्चों इसका, मूल्य सेवा। लंगर प्रथा आज के समय में
जहाँ समाज में आर्थिक असमानता और गरीबी है वहाँ लंगर प्रथा बहुत प्रासंगिक है। इसमें बिना किसी जाति धर्म और अमीर गरीब के भेदभाव के सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह समाज में समानता और भाईचारे का संदेश देती है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, कल्पना कीजिए कि आप किसी बंदरगाह नगर सूरत, कालीकट या हुगली में एक व्यापारी है। वहाँ वस्तुओं व्यापार करने वाले लोगों, जहाज की आवाजाही आदि के संबंध में आप जो दृश्य देखते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो उत्तर बच्चों, सूरत बंदरगाह से मैं सूरत घाट पर देख रहा हूँ कि हर समय बड़े जहाज़ों की आवाजाही लगी रहती है। यहाँ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और अरब व्यापारी भारतीय सूती कपड़े, मसालों और नील का व्यापार कर रहे हैं। हर तरफ अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं और हुंडियों, वित्तीय पत्रों के जरिए रोजाना लाखों का लेन देन हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न पे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए जो हमने बताए थे, जो पाठ के स्टार्टिंग में ही आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, अब उसको हम कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है आपका, इस कालखंड में विदेशी आक्रमणों एवं नए राजवंशों के उदय ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार नया आकार दिया। तो उत्तर है बच्चों इसका, विदेशी आक्रमणों और नए राजवंशों जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की स्थापना से छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य समाप्त हो गए। उनकी जगह बड़े और केंद्रीकृत साम्राज्य ने ले ली, जिससे भारत में बहुत बड़े भूभाग की राजनीतिक सीमाएं एक साथ जुड़ गई और नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बच्चों, सभी का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2 है आपका बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, भारतीय समाज में विदेशी आक्रमणों का सामना किस प्रकार किया। राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, भारतीय समाज में शुरुआत में कड़ा सैन्य प्रतिरोध किया, लेकिन धीरे धीरे एक मिली जुली संस्कृति जैसे सूफी और भक्ति आंदोलन के जरिए आपसी सामंजस्य बिठा लिया। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद अर्थव्यवस्था रुकी नहीं, बल्कि नए शहरों से बसने, नई तकनीकों जैसे सिंचाई के लिए रहट और कपड़े के लिए चरखा के आने और विदेशी व्यापार मार्गों के खुलने से अर्थव्यवस्था ने खुद को सफलतापूर्वक ढाल लिया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 3, इस कालखंड में, प्रश्न नंबर 3 है आपका, इस कालखंड में लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रश्न था क्या प्रभाव डाला, तो उत्तर है बच्चों इसका, इस कालखंड में आम लोगों के जीवन में गहरे बदलाव किए। नई प्रशासनिक और कर प्रणालियों, लगान व्यवस्था का सीधा असर किसानों और व्यापारियों पर पड़ा। इसके साथ ही लोगों के खान पान, पहनावे, वास्तुकला और भारत में भारतीय और विदेशी शैलियों के मिलने से एक नई मिश्रित संस्कृति आम जनजीवन का हिस्सा बन गई। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है आपका, विदेशी आक्रमण और नए राजवंशों ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को कैसे बदला। तो उत्तर है, विदेशी आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिससे उत्तर और मध्य भारत की पुरानी क्षेत्रीय सीमाएं समाप्त हो गई और एक विशाल केंद्रीय समाज का निर्माण हुआ। अब ये बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, जो बुक के बीच में से पूछे जाते हैं, वो हमने निकाला है आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर क्यों कहा। तो उत्तर है इसका, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतने की थी। उसने उत्तर और दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए उससे यह उपलब्धि धारण की। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर है, दिल्ली की सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में भारत में एक केंद्रीय शासन व्यवस्था शुरू हुई। इसने छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर एक बड़े राजनीतिक ढांचे का निर्माण किया और भारत की सीमाओं को नई पहचान दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो उत्तर है, इन दोनों साम्राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण रायचूर, दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र पर अधिकार करना था। यह क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, मध्यकाल में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था ने राजनीतिक अस्थिरता के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया। तो उत्तर है, राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहे और कृषि में नए सुधार जैसे रहट का प्रयोग हुए।
इससे समाज में आर्थिक स्थिरता बनी रही और कला एवं संस्कृति का विकास होता रहा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 है आपका, मध्यकाल में दुर्गों किलों के निर्माण के लिए उच्च स्थानीय या पहाड़ियों को क्यों चुना जाता था? तो उत्तर है सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से पहाड़ियों को चुना जाता था ताकि शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और ऊंचाई के कारण उन पर हमला करना कठिन हो। ठीक है, लेकिन जो ऊंचे पर रहते हैं उनके लिए आसान रहता है नीचे से जो भी आ रहा है उनको देखने के लिए, इसलिए ऊंचे जगहों पर बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 10 है आपका, गजपति, नरपति और अश्वपति अपराध उपाधियों का क्या अर्थ है? तो उत्तर है गजपति हाथियों का स्वामी उड़ीसा के शासकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नरपति लोगों या मनुष्यों का स्वामी विजयनगर के शासकों के लिए प्रयुक्त होता था और अश्वपति घोड़ों का स्वामी दक्कन के सुल्तानों के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको इसके लिए हाईलाइट भी किया इसको ताकि आपको ध्यान रहे। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 11 पे। वन लाइनर ही ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। प्रश्न नंबर 11 है, विजयनगर के विठल मंदिर के स्तंभों को संगीत स्तंभ क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है क्योंकि इन सूक्ष्म नक्काशीदार अखंड पत्थर के स्तंभों पर चोट करने से अलग अलग संगीतमय स्वर निकलते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 12 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत के विषय में क्या लिखा है? तो उत्तर है बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान एक विशाल देश है जहाँ सोना चांदी बहुत है और यहाँ वर्षा ऋतु में हवा बहुत ठंडी और स्वास्थ्यप्रद होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 है आपका, अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए केवल सैन्य शक्ति के बजाय अलग अलग रणनीतियाँ क्यों अपनाई? तो उत्तर है इसका, अकबर जानता था कि केवल युद्ध से एक अस्थायी साम्राज्य नहीं बनाया जा सकता, एक स्थायी समाज, ठीक है, साम्राज्य नहीं बनाया, तो इसलिए उसने वैवाहिक संबंध, सुलह एक कुल की नीति और राजपूत शासकों को सम्मानजनक पद देने जैसी रणनीतियां अपनाई। प्रश्न नंबर 14 है आपका बच्चों, फतेहपुर सीकरी के पंचमहल की संरचना कैसी है? तो उत्तर है यह 5 मंजिला इमारत है जिसे अकबर ने बनवाया था, जो अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए जानी जाती है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 15, कृष्णदेवराय की 2 मुख्य उपलब्धियां लिखी हैं। तो उत्तर है उन्होंने रायचूर दोआ पर विजय प्राप्त की, दूसरा उन्होंने कला और तेलुगु साहित्य को संरक्षण दिया। प्रश्न नंबर 16 है आपका, बाबर ने भारत के बारे में अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है? तो चलिए इसके उत्तर पे चलते हैं। इसका उत्तर होगा बच्चों, बाबर ने भारत की संपत्ति, कारीगरों की कुशलता और यहाँ की जलवायु के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रश्न नंबर 17 है, मराठों के उदय के क्या कारण थे? तो उत्तर है मुगलों की कमजोर होती सत्ता, दक्कन की भौगोलिक स्थिति और शिवाजी महाराज का कुशल नेतृत्व। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18 है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो उत्तर है विजयनगर साम्राज्य की। प्रश्न नंबर 20, कृष्णदेवराय किस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे? तो उत्तर है तुलु वंश विजयनगर का। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है आपका, विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद शुरू हुआ? तो उत्तर है 1565 के तालीकोटा युद्ध के बाद हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, विजयनगर में घोड़ों के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है इसका कुदिरई चट्टी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 23 है आपका, प्रश्न नंबर 23 है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है बाबर। प्रश्न नंबर 24 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो उत्तर है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। प्रश्न नंबर 25 है, हुमायूं को किस अफगान शासक ने हराया था? तो उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 है आपका, अकबर ने किस धर्म की शुरुआत की? तो उत्तर है इसका दीन ए इलाही। और प्रश्न नंबर 27 है, सुलह ए कुल की नीति का क्या अर्थ है? तो उत्तर है इसका पूर्ण शांति और धार्मिक सहिष्णुता। प्रश्न नंबर 28 है आपका, जौहर की रस्म किन महिलाओं द्वारा की जाती थी? तो उत्तर है राजपूत महिलाओं के द्वारा युद्ध में हार के समय जौहर किया जाता है, जिसमें जलती आग में वो जल जाया करती थी। प्रश्न नंबर 29, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो उत्तर है तुर्की, बाद में फारसी में अनुवाद हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है आपका, अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल। प्रश्न नंबर 31 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 32 है आपका, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो उत्तर है गुलबदन बेगम ने किया था। प्रश्न नंबर 33, विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो तालीकोटा युद्ध 1565 में जो हुआ था।
प्रश्न नंबर 34 है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। प्रश्न नंबर 35, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है आपका गुरु नानक देव जी ने। प्रश्न नंबर 36 है, जौहर की प्रथा किस समुदाय में प्रचलित थी? तो उत्तर है राजपूतों में। और प्रश्न नंबर 37 है आपका, विजयनगर के शासक खुद को नरपति क्यों कहते थे? क्योंकि वो स्वयं को लोगों का स्वामी मानते थे। ठीक है बच्चों। अब एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1336 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 39, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसे पराजित किया? राणा सांगा, हुमायूं, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। तो उत्तर हो जाएगा आपका ग इब्राहिम लोदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है आपका, विजयनगर के किस शासक को आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका क हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय। तो उत्तर आपका हो जाएगा ग कृष्णदेव राय। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 41 41, तालीकोटा का युद्ध 1565 में किन के बीच हुआ? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मुगल और राजपूत, विजयनगर और दक्कन सल्तनत, मराठा और मुगल, हुमायूं और शेरशाह। तो उत्तर हो जाएगा आपका ख विजयनगर और दक्कन सल्तनत। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 में चलते हैं, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो उत्तर हो जाएगा आपका ग अकबर। प्रश्न नंबर 43 हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर है आपका 4 ऑप्शन दिए गए, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी। तो उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 44 है आपका, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो उत्तर इसका हो जाएगा तुर्की। प्रश्न नंबर 45 है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम और बचपन का नाम दोनों तरह से सवाल आता है, तो उत्तर हो जाएगा फरीद का ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है, विजयनगर की राजधानी थी। तो उत्तर हो जाएगा हम्पी। और ये हो जाएगा आपका डैश ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो बाबर ने रखी। और प्रश्न नंबर 48, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता को नीति को कहा जाता है सुलह ए कुल। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 49 है, गजपति को हाथियों का स्वामी कहा जाता था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 50 है आपका, सबसे लास्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा गुजरात की जीत के उपलब्ध में बनवाया गया था। ठीक है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस तरह से आज के चैप्टर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर कोई आपका इशू है, कोई आपको कमेंट है, तो आप इस पे कर सकते हैं। देखिए आपके लिए हमने यहाँ पर लिंक डायरेक्ट दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है ये, जिसमें हम प्लेलिस्ट में सब जो भी वीडियो बनाते हैं उसको ऐड कर देते हैं, ताकि एक ही जगह आपको हर एक अलग अलग क्लासेस के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल, इसमें हम PDF शेयर करते हैं आपको, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें PDF से रिलेटेड जो भी चीज़ें मटेरियल होती है हम इसमें आपको शेयर करते हैं, आने वाले वीडियोज़ के बारे में भी अपडेट देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।